हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही आगे बढ़ाते हैं, मींस स्नेल्स लॉ को ही आगे बढ़ाते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यही थी। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो μ21 को क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, इसको अपन ऐसा लिखेंगे μ1 अपॉन में μ2, म्यू से लिखो या फिर आप n से लिखो, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे n1 अपॉन में n2, ये होता है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट इन मीडियम। अगर लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में इंटर कर रही है, यानी रिफ्रैक्शन किसी मीडियम में हो रहा है, तो फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब देखो वैक्यूम कौन सा मीडियम था, फर्स्ट मीडियम, इसीलिए अपन ने ये भी लिखा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो अपन इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं C/V, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर मान लो कि लाइट रे, पहला मीडियम मान लीजिए कि वाटर है और सेकेंड मीडियम मान लीजिए ग्लास है, उस सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का और ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हम लोग लिखेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। देखो एकदम सिंपल शब्दों में V1 अपॉन V2। V1 का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, चाहे जो भी मीडियम होगा, ठीक है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब स्पीड ऑफ लाइट की क्या है, वेव है, तो लाइट की स्पीड होती है v इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव की स्पीड होती है बेटा v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ लाइट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। डिफरेंट कलर्स की लाइट के लिए डिफरेंट वेवलेंथ होता है, ठीक। इसीलिए आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जो रेड सिग्नल्स होते हैं रेलवे क्रॉसिंग्स पे, वो रेड क्यों होते हैं, है ना। जो खतरे की सिग्नल होती है वो रेड ही क्यों होता है, रेड इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है एंड आवर आई आर मोर सेंसिटिव टू सी द रेड कलर्स, ठीक है। तो डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो किसी भी मीडियम में वेव की रफ्तार के लिए फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी बेटा कांस्टेंट रहता है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, लैम्डा डिफरेंट कलर्स के लिए चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ लैम्डा। अब इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम वेवलेंथ के टर्म में लिखना चाहें तो इसी फॉर्मूले को कैसा लिख सकते हो, v1 को क्या लिखोगे, f इंटू लैम्डा 1 और v2 को क्या लिखोगे, f इंटू लैम्डा 2। f से f कैंसिल, तो इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखो आपके पास टोटल फॉर्मूले कितने कितने आ गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 इज इक्वल टू, एक तो आपके पास आया साइन आई बाय साइन आर, एक आया v1 बाय v2 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर एयर से किसी मीडियम में लाइट इंटर कर रही तो c/v वाला फॉर्मूला लिख देंगे। तो एयर क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम की अपने को स्पीड मालूम होती है लाइट की c, एंड c की वैल्यू बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
ठीक है ना, ये वाली वैल्यू होती है। तो इसका यहां पर तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, लेकिन मान लो कि वाटर से ग्लास में जा रही तो कुछ और आएगी वैल्यू। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा λ1 by λ2 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हैविंग फॉर्मूला sin I by sin R इक्वल टू V1 by V2 इज इक्वल टू λ1 by λ2। इन चारों में से, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकाल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब अगर मान लो कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का चाहिए सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो इसी का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे अपन। डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर में भेज देना है और न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर में ले लेना है। तो अपने को क्या आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, यानी जब दो या दो से अधिक मीडियम होंगे तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। जैसे सपोज कर लो इतने से पोर्शन में वाटर है और इतने से पोर्शन में ग्लास है, ठीक है ना, इतने से पोर्शन में बेटा ग्लास, इतने से पोर्शन में वाटर, यहाँ पे एयर, यहाँ पे एयर, इधर इधर सब जगह एयर, ठीक। दिस इज आवर फर्स्ट मीडियम, दिस इज आवर सेकेंड मीडियम एंड दिस वन इज आवर थर्ड मीडियम, ठीक है ना। यानी कि, और ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, ये तो फर्स्ट ही हो जाएगा क्योंकि ये तो एयर था, तो ये भी एयर ही है। अब देखो, अगर कोई लाइट रे इस प्रकार से इंसिडेंस होगी इस वाले सरफेस पर, तो क्या होगा, यहां पर इंसिडेंस होगी, तो ये एंगल क्या कहलाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे को जाना ऐसा चाहिए, ऐसा ना जाकर ये क्या होती है, थोड़ी सी बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज ये वाटर है, ये एयर है, ये मोर डेंसर है, ये रेयरर है। तो डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे बेंड कर जाती है। इसको बेंड करा दो थोड़ा सा ऐसा, ये लाइट यहां पे आ गई। अब आप देखो, इस पी क्यू सरफेस की अपन बात करें तो ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है। मान लो इसका नाम अपन क्या रख लेते, R1। तो एट पी क्यू सरफेस पर हम अगर स्नेल्स लॉ यूज करें तो अपन क्या बोलेंगे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आप चाहो इसी को ऐसा भी लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अब इस वाले सरफेस पर RS पर देखो, RS सरफेस पर लाइट ऐसे इंसिडेंस हो रही है, ऐसे आ रही है ना यहां पे, तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल इंसिडेंस का एंगल। अब देखो ये और ये दोनों पैरेलल, ये R1 तो ये भी कितनी R1 ही होगी। फिर से ये जो है ग्लास वाटर के रेस्पेक्ट में मोर डेंसर है, तो ये लाइट रे और भी अंदर की तरफ बेंड होनी चाहिए, ये और भी बेंड हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, ठीक। अब इस वाले ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टिव रे हो गई, और ये हो गया R1, नाम रख लो इसका कुछ, मान लो इसका नाम पर R2 रख लेते, ठीक है ना। तो इस वाले सरफेस पर एट RS पर क्या लिखोगे, साइन R1 अपॉन साइन R2, क्योंकि यहां पर इंसिडेंस का एंगल तो यही वाला है R1 वाला, और ये R2 वाला रिफ्लेक्शन का एंगल है। तो साइन R1 बाय साइन R2 इज इक्वल टू n3 लिखना चाहिए हमको, क्योंकि ये थर्ड मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले के रेस्पेक्ट में अपन लिख रहे हैं। आप इसको चाहो आप ऐसा भी लिखो, n ग्लास वाटर, ये वाला मीडियम ग्लास है, ये वाला मीडियम वाटर है, एट TU। कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं अपन, TU सरफेस की बात कर रहे हैं। इस वाले सरफेस पर देखो फिर से बेटा, ये इंसिडेंट रे, ये जो एंगल बनाएगी उसको इंसिडेंस का एंगल बोलेंगे। ये कितना बनाएगी, जितना ये उतना ही ये भी, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इसको अपन बोलेंगे क्या, R2, ठीक। और यहां पर आने के बाद लाइट बिल्कुल ऐसी चली जाएगी, और इसको अपन बोल देंगे, मान लो E बोल देंगे, या जो आपको मन है आप I बोल दो इसको,
क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर ही होंगे। अभी हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाले केस में। ठीक, एट टीयू पर क्या लिखोगे, साइन R2 अपॉन में साइन I इज इक्वल टू कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड। यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। दिस इज आवर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस 3 वी विल गेट साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R1 से साइन का, ये R1 है, R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3। तो लेफ्ट साइड में अपने को मिलता है बेटा 1, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल होकर के वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और इनको सबको लिख लेंगे। तो 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर into refractive index of glass with respect to water into refractive index of air with respect to glass। हमें निकालनी है refractive index of glass with respect to water। तो क्या फॉर्मूला होगा, NGW is equal to 1 upon NWA into NAG। यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। एयर के रेस्पेक्ट में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं उसे अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गई वाटर की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन ये रिलेटिव हो गया। अब अपन जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से 1 अपॉन NAG है, इसको क्या लिख सकते हो, NGA। इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे, यही हो जाएगी ग्लास की एयर के रेस्पेक्ट में, इसको उठा के ऊपर ले जाओ तो बनेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसी चीज को आप स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के यूजेज देखेंगे, जैसे कि अगर देखो वाटर के बकेट में एक कॉइन को आप ड्रॉप कर दो तो आपको क्या फील आएगी कि कॉइन कुछ ऊपर है, जबकि कॉइन होती कहां है, बिल्कुल बकेट के बॉटम पे होता है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा अपियर होता है कि वह कॉइन कुछ ऊपर है, कुछ हाइट ऊपर है। ठीक, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सनराइज और सनसेट होता है तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होते हैं यानी इस एटमॉस्फेयर में एयर के पार्टिकल्स होते हैं, तो लाइट रेज उन पार्टिकल्स से टकराएंगी, यानी वहां पे मीडियम्स क्या हो जाते हैं, थोड़े डेंसर हो जाते हैं, जिस वजह से लाइट रे अपने पाथ को चेंज कर लेती है। तो जो सनराइज और सनसेट होता है वो एक्चुअल में जो सनराइज होती है उससे पहले ही अपने को सन दिख जाती है, और जब सनसेट होता है, सनसेट होने के कुछ देर के बाद अपने को सनसेट दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड डिलेड इन सनसेट एंड थोड़ी उसको बोलेंगे प्रायर इन सनराइज। ठीक है ना, तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का। ठीक है ना, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। देखो सपोज करो ये कोई एक बकेट है, इस बकेट में वाटर है, ठीक, इस बकेट के अंदर वाटर है और बकेट में आपने क्या किया, एक कॉइन ड्रॉप कर दिया, तो वह कॉइन सपोज कर लो बेटा इस जगह पर है, बिल्कुल बकेट के बॉटम पे होगी वह कॉइन। तो रे ऑफ लाइट ऑलवेज कहां से निकलती है, या तो सोर्स से निकलती है या फिर ऑब्जेक्ट से निकलती है। जैसे अभी मैं अगर आपको दिख रहा हूं तो ट्यूबलाइट से रोशनी मेरे फेस पे आ रही है, वह रोशनी निकल करके आपकी आंखों तक पहुंच रही है, आप देख पाते हैं। आपको ट्यूबलाइट तो नहीं दिख रही होगी, आपको मैं दिख रहा हूं, इसका मतलब आपके लिए सोर्स कौन हो गया, मैं, यानी कि
जो ऑब्जेक्ट है वही सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज ए कॉइन एंड दिस इज द सोर्स आल्सो। यह क्या है बेटा? सोर्स है। तो इस सोर्स से लाइट रे निकल रही होगी। अब जरा सोचो, जो लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी उसमें किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो तो सीधी चली जाएगी। लेकिन जो लाइट ऐसे जाएगी वो इस वाले सरफेस पर रिफ्लेक्शन गेन करेगी और वो इस तरह से बेंड कर जाएगी। ठीक है, अब इस वाले सरफेस पर रिफ्लेक्शन हुआ है। ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया, ये हमारा सेकंड मीडियम हो गया। जिसमें रिफ्रैक्शन होता है वही सेकंड मीडियम होता है। अब अगर हम इस वाली रे को, रिफ्रैक्टेड रे को अगर बैक करके देखें तो हमको ये रे यहां से आती हुई अपीयर होगी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां पर थी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस जगह पर बनेगी, यानी यहां पे अपने को दिखेगी ये वाली कॉइन। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। और अपन देख कहां से रहे हैं? अपन देख इस जगह से रहे हैं। दिस इज आवर आई, अपन यहां से देख रहे हैं। ठीक है ना? तो अपने को इमेज इस जगह पे फॉर्म होती हुई दिखाई दी। अब जरा देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड आई, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपन इसी को क्या बोल देते हैं? आर बोल देते हैं। ठीक है, अब ये आर, तो ये वाला एंगल भी आर होगा। और अगर ये वाला एंगल आई है, आप देखो तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? आई होगा। अब यूजिंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट, यहां पे अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साइन आई, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस सरफेस बिकॉज दिस रे इज गोइंग इन दिस वे, अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम तो 2 वाला मीडियम है और ये वाला फर्स्ट मीडियम है। इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ रहे? अब देखो, इस साइन आई को अपन क्या लिखेंगे? इस ट्रेंगल को देखो, ओ पी क्यू, ट्रेंगल ओ पी क्यू को ठीक से देखो आप, ये वाला ट्रेंगल, ये ऐसा। ठीक है ना? इस ट्रेंगल में अगर हम देखें तो साइन आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? देखो ओ क्यू। ठीक है ना? सिमिलरली अब इस वाले ट्रेंगल को देखो, पी आई क्यू को, ट्रेंगल पी आई क्यू को देखो। तो पी आई क्यू ट्रेंगल में साइन आर देखते हैं, तो साइन आर इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो ये अगर आर है तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी इसमें? ये वाली आई इंटू क्यू, या क्यू आई बोल दो। ठीक, अब साइन आई और साइन आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखो, साइन आई की जगह आप क्या लिखोगे? पी क्यू अपॉन में ओ क्यू, अपॉन साइन आर को क्या लिखोगे? पी क्यू अपॉन में आई क्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब देखो, इसको क्या लिखोगे? पी क्यू अपॉन ओ क्यू इंटू आई क्यू अपॉन में पी क्यू, दिस इज NaW। पी क्यू से पी क्यू क्या हो गया? कैंसिल। अब आप देखो अपने पास आई क्या वैल्यू? आई क्यू अपॉन में ओ क्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का लेना है? वाटर का है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है एयर के रेस्पेक्ट, यानी इसको 1 बाय करके लिख दे। यानी इस चीज को हम ऐसा लिखेंगे, इस चीज को 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हैं। और आई क्यू देखो ध्यान से, आई क्यू ये वाली लेंथ है और ओ क्यू ये वाली लेंथ है। ठीक है ना? एक एजम्पशन है, एज द पुपिल ऑफ आवर
आई इज वेरी स्मॉल। हमारे आंख की जो पिपिल है वो बहुत छोटी है। छोटी होने की वजह से ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हमको लगता है इतना सारा कुछ, इतना गैप है, इतना बड़ा है, एक्चुअली में उतना होता नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली जब देखा गया तो आप देखो इसको लिखेंगे, सिंस द पिपिल ऑफ आवर आई इज वेरी स्मॉल सो ओ क्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू ओपी एंड आई क्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी आई। तो आप इसी फॉर्मूले में आई क्यू की जगह क्या पुट कर दोगे, पी आई, अपॉन में ओ क्यू की जगह क्या पुट कर दोगे, ओपी। यही है 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। हम इसको लिखते कैसे हैं, देखो इस चीज को लिखेंगे NWA, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर को उठा के उधर ले गए, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, ओपी अपॉन में पी आई। ध्यान से देखना, ओपी क्या था, एक्चुअल डिस्टेंस थी ना, यानी अपन इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ। और पी आई क्या है, पी आई जब ऊपर से देख रहे तो अपने को यही पे दिख रही, तो ये कौन सी डेप्थ हो गई, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होती है, ठीक है। अब देखो इस चीज को अगर हमसे कोई कहा जाए कि एपरेंट डेप्थ कितना हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वह एक्चुअल डेप्थ क्या होगी, ये वाली थिकनेस, कि अपन ये पता कर लेंगे कि वाटर कितनी हाइट तक उस बीकर में फिल्ड है, तो वो वाली वैल्यू अपन यहां रख देंगे, वही हमारा एक्चुअल डेप्थ हो जाएगी और एपरेंट डेप्थ निकल जाएगी। यानी कि एक्चुअल डेप्थ में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, एपरेंट डेप्थ। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको अच्छे से सब लोग नोट कीजिएगा, देखिएगा और समझेंगे।